नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का सुपर डोज, जो कि आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस सेशन में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आपसे मेरा एक वादा है, अगर आप नहीं सीख के जाते हैं तो आप फिर से इस चैनल पर विजिट ना कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप कुछ सीख के जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों और मित्रों में प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आज जो सेशन है वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर्स पे आधारित होंगे, जो कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका हम फुल निचोड़ आपके सामने रखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग से बना शब्द। दोस्तों, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक सही ऑप्शन था अनुचर। ये आपका सही ऑप्शन था। और क्वेश्चन और शब्द देख लेते हैं दोस्तों। और आपके शब्द हो जाएंगे अनुक्रम, अनुकरण, अनुकूल, अनुदान और भी सारे हैं दोस्तों, आदि कर लेते हैं। दोस्तों, हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, समीप या निकट। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना। दोस्तों, उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। हम हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग पढ़ते हैं। पहला हिंदी का, दूसरा संस्कृत का, तीसरा उर्दू का और चौथा अंग्रेजी का। तो दोस्तों, हिंदी के उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं टोटल 10 होते हैं। संस्कृत के 22 और उर्दू के लगभग 19 होते हैं। और अंग्रेजी के भी हम कुछ उपसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब प्लीज नोट करते जाइएगा दोस्तों, इस सेशन में बने रहे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन था भुलक्कड़। दोस्तों, क्वेश्चन था भुलक्कड़। भुलक्कड़ में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय आप सभी को पता होना चाहिए। अक्कड़, ये भूल, और ये हो गया अक्कड़। भूल जो है मूल शब्द है और इसमें अक्कड़ जो है वो प्रत्यय है। आप सभी को पता होगा प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगा होता है। अब प्रत्यय के बारे में हम जान लेते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है और प्रत्यय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं मूल रूप से। एक होता है कृदंत, कृदंत प्रत्यय, और एक होता है तद्धति, तद्धति प्रत्यय। दोस्तों, जो कृदंत प्रत्यय होता है ये क्रिया के पीछे लगता है, और ये जो तद्धति प्रत्यय होता है ये जितने भी कृदंत प्रत्यय हम क्रिया या धातु के पीछे लगता है, और क्रिया धातु को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं उनके पीछे ये तद्धति प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गीतांजलि। गीतांजलि में
गीतांजलि का संधि विच्छेद, माफ कीजिएगा, गीतांजलि का संधि विच्छेद। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा गीत धन अंजलि। ठीक है, और ये भी हम जान लेते हैं कि ये कौन सा संधि हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अ प्लस अ बन के आ बन रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए होता है दीर्घ संधि। संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। ये स्वर संधि का है, तो स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। ये होता है, एक होता है दीर्घ संधि, ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि, चौथा होता है आयादि, और एक होता है वृद्धि संधि, 5वां वृद्धि संधि। दोस्तों ये हो गया संधि के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप इसे नोट करते जाइएगा या फिर रिवाइज करते जाइएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया था शुद्ध रूप पहचानिए। तो क्वेश्चन था सभी मिलकर स्कूल जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। सभी मिलकर स्कूल जाता है। चूंकि यहाँ पे जाता नहीं होगा, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे होगा जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा है रसोई घर में समास। रसोई घर में समास, तो समास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रसोई घर का जब समासिक विग्रह करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर। इसमें विभक्ति आया है के, और माफ कीजिएगा, आप सभी को पता होगा जो के लिए विभक्ति है वो हम संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है। तो आइए हम समास के बारे में जान लेते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, तीसरा हो गया कर्मधारय, चूंकि ये भी तत्पुरुष का ही एक पार्ट होता है, कर्मधारय। चौथा हो गया द्विगु, पांचवा हो गया द्वंद्व, और छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हो गया समास के बारे में। अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं दोस्तों, प्लीज आप नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था मैं रोज पढ़ता हूं। इसमें पूछा था आप दोस्तों क्रिया विशेषण का भेद बताइए। क्रिया विशेषण का भेद पूछा था दोस्तों। तो सिंपल है, क्रिया विशेषण
यानी कि ये जो क्रिया है इसकी जो विशेषता बता रहा है उसका भेद बताना है। तो क्रिया विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये दोस्तों रोज, ये काल मतलब रोज, ये समय के बारे में बता रहा है तो इसको कहते बोलेंगे कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हो जाएगा स्थानवाचक। तीसरा हो जाएगा आपका कालवाचक, जिसमें समय के बारे में बताया जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्रिया विशेषण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये हर पेपर में, जितने भी पेपर होते हैं जिसमें हिंदी आती है उसमें बहुत ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। और आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन बताने के बाद आपको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह के बारे में पूछा था दोस्तों। क्वेश्चन था कि इस चिन्ह के बारे में बताइए, यानी कि ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा चिन्ह होता है जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और एक इससे बड़ा होता है जो कि निर्देशक चिन्ह होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में इस टाइप का चिन्ह आया था पेपर में, तो इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक या संबंध चिन्ह। ठीक है, अब आइए हम विराम चिन्हों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला चिन्ह आ जाएगा, मैं अच्छे से नोट करा देता हूँ आप लोगों को, आप नोट कर लीजिएगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह हो जाएगा खड़ी पई, आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका एक बिंदी होती है और नीचे कामा होता है। तीसरा हो जाएगा अल्प विराम, अल्प विराम हो जाएगा आपका केवल कामा हो जाएगा, नोट करते रहिएगा दोस्तों। चौथा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या न्यून विराम, न्यून विराम। ये हो जाएगा आपका डबल बिंदी, इस टाइप का चिन्ह होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये आप सभी को पता होगा, प्रश्न विराम। प्रश्न विराम जो होता है ये इस टाइप का होता है। अगला देख लेते हैं, हो जाएगा विस्मय विराम, विस्मय विराम। आप सभी को पता है एक खड़ी पाई और बीच नीचे बिंदी होती है, ये हो जाता है विस्मय विराम। और अगला हो जाएगा आपका, ये पांचवा था, ये छठवां है, सातवां हो गया। सातवां हो जाएगा आपका निर्देशक चिन्ह, जो मैंने ऊपर बताया। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है दोस्तों। अगला हो जाएगा आपका, योजक चिन्ह मैंने बता ही दिया है। अगला हो जाएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, आप नोट कर लीजिएगा। आठवां हो जाएगा अवतरण या उद्धरण जो चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। ये आपका अवतरण यू सिंगल हो जाएगा और ये एक होता है आपका डबल, युगल अवतरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोक चिन्ह।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारा 9वां हो जाएगा लोप। लोप जो चिन्ह होता है वो इस टाइप का होता है दोस्तों, जैसे कि हम कहीं डॉट 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 लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोप चिन्ह। अगला हो जाएगा लाघव। जैसे कि हम लाघव चिन्ह इस प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं, उसके सामने लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं लोप चिन्ह, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं विवरण चिन्ह। अगला हमारा हो जाएगा 11वां विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, एक बार आप चिन्हों के बारे में जान लीजिए दोस्तों, दोबारा आपको कहीं से जानने की जरूरत नहीं होगी। ये हो जाता है आपका विवरण चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर सेशन आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करने से मत चूकिएगा प्लीज़। विवरण चिन्ह तक हमने देख लिया है, हम आगे देख लेते हैं त्रुटि या हंसपद। अगला हो जाएगा त्रुटि या हंसपद। त्रुटि या हंसपद का जो चिन्ह होता है वो इस टाइप का होता है दोस्तों। जब हम कहीं लिख रहे होते हैं तो बीच में जब कोई त्रुटि हो जाती है तो वहां पे हम ये चिन्ह देके आगे लिख लेते हैं। अगला हो जाएगा विकल्प चिन्ह। ये तो आप सभी को पता होगा, विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह जो होता है इस टाइप का होता है, जो हम विकल्प बना के लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला जो चिन्ह हो जाएगा वो होगा रेखांकन। रेखांकन, रेखांकन जो होता है दोस्तों आपको पता होगा, कोई भी शब्द लिखा होता है उसके नीचे जो रेखा खींची जाती है उसको रेखांकन चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोष्टक। कोष्टक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये होता है आपका छोटा कोष्टक, ये होता है मझला और ये होता है बड़ा। तो दोस्तों हमने जान लिया ये विराम चिन्हों के बारे में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। खुशी, खुशी मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें रस पहचानना है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन था, चमक उठी सन 57 में, 57 में वो तलवार पुरानी थी। वो तलवार पुरानी थी। दोस्तों पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें कौन सा रस होना चाहिए। चमक उठी जो सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, दोस्तों इसमें वीर रस होगा। ये पढ़ने से ही लग जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा वीर रस। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, चौपाई में, सिंपल है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें मात्राएं होती हैं दोस्तों 16, ठीक है, प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन था, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है दोस्तों। इसमें दो शब्द दोहराए गए, मतलब एक शब्द दोहराया गया है 2 बार, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ होता है हमारा यमक अलंकार। पहले शब्द का अर्थ है काली घटा यानी कि सुंदर, सुंदर, यहाँ पे मौसम की बात हो रही है, सुंदर मौसम। और दूसरी जगह बात हो रही है घटा यानी कि कम होना, कम होना।
यहाँ जो बात हो रही है ये कम होने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा था वर्णों के भेद। ये तो बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, वर्णों के भेद पूछा है, वर्णों के भेद के बारे में पूछ लिया है दोस्तों। वर्णों के भेद आप सभी को पता है, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है आपका स्वर, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अगला क्वेश्चन इसी बारे में है, तो उनको पहचानने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सिंपली उसको पहचान सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो उसमें स्त्रीलिंग पहचानना था, स्त्रीलिंग, ठीक है। उसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया था वो था मालिक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया था, मतलब ऑप्शन दिया गया था वो था कहार। अगला तीसरा जो दिया गया था वो था पाठक और चौथा जो दिया गया था वो था योगिनी। इसमें तो सिंपल से ऑप्शन थे दोस्तों, जैसे कि हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि मालिक होता है या होती है, तो हम सबको पता है मालिक होता है, ठीक है। अगला कहार होता है या कहार होती है, होता है, कहार सिंपल सा होता है। पाठक होता है या होती है, पाठक होता है दोस्तों। और जो योगिनी होती है उसमें ई मात्रा भी आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, यानी कि योगिनी होता है या होती है, योगिनी होती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा योगिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है पुल्लिंग दोस्तों, पुल्लिंग के बारे में पूछा है। तो पुल्लिंग के बारे में पूछा है, इसमें भी चार ऑप्शन थे, ठीक है। तो चार ऑप्शन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला था नायिका। ये तो नायिका आप सबको पता है स्त्रीलिंग है, लेखिका भी स्त्रीलिंग है और वधु भी स्त्रीलिंग है। चूंकि ये एक धावक जो ऑप्शन था वही सही है, और धावक होता नहीं है, होती नहीं है, होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया था शिक्षक का बहुवचन बनाइए, बहुवचन। तो शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा हमारा, शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षक गण। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में हम गण लगाते हैं, वृंद लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा शिक्षक गण। एक क्वेश्चन आया था जो काम न हो सके, जो काम करना कठिन हो। क्वेश्चन था दोस्तों, जो काम करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्कर। जो काम करना कठिन हो वो हो जाएगा दुष्कर। एक क्वेश्चन आया था आदान का विलोम शब्द पूछा था दोस्तों। आदान का क्या पूछा था, विलोम पूछा था। तो इसका हो जाएगा प्रदान। दोस्तों ये 26/10/2018 यूपी कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और के अनेकार्थी शब्द। क्वेश्चन दिया था दोस्तों, और के अनेकार्थी पूछा था, अनेकार्थी, ठीक है। तो और के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे हमारे दूसरा, तथा, और भी हो जाएंगे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारे और सारे क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा।
दोस्तों क्वेश्चन दिया था समझदार। समझदार में कौन सा विशेषण है? पूछ लिया था समझदार में कौन सा विशेषण है, तो हम विशेषण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेते हैं, विशेषण के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। और ये हम जान लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण ही क्यों होगा, क्योंकि ये किसी संज्ञा के पहले आएगा दोस्तों। समझदार व्यक्ति हो गया, समझदार पुरुष हो गया, समझदार बालक हो गया, मतलब कोई भी, ठीक है। तो ये संज्ञा के पहले ही आ सकता है, ठीक है। किसी संज्ञा के पहले जो आएगा उसे सार्वनामिक विशेषण कह देंगे, बोलेंगे। और विशेषण के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। दूसरा हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। तीसरा हो जाएगा आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। और चौथा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। ये हो गया आपका दोस्तों विशेषण के प्रकार। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था, धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा था कि धातु किसे कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन था धातु किसे कहते हैं? दोस्तों धातु उसे कहते हैं, धातु जिससे क्रिया का निर्माण होता है, जिससे क्रिया का निर्माण होता है, उसे ही धातु कहते हैं। उसे ही धातु कहते हैं। सिंपल सा हम जान लेते हैं, क्रिया का मूल धातु होता है दोस्तों। क्रिया का मूल धातु होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगला क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल है लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आप जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भूतकाल के कितने भेद हैं। देखने में सिंपल है लेकिन बहुत उतना सिंपल भी नहीं है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये हम जान लेते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल। दोस्तों हम आगे सेंटेंस के थ्रू हम ये भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ किस टाइप का होता है सामान्य भूतकाल। जैसे कि सीता गई, सीता गई, ये अभी सामान्य, अभी जस्ट हुआ है, सीता गई। अगला हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसका सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, सीता गई है, सीता गई है। अगला हम देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल। अगला हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब हो जाएगा सीता गई थी, यानी कि ये पूर्णता दर्शा रहा है दोस्तों कि हाँ सीता गई थी। अगला हम देख लेते हैं
अगला हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसका सेंटेंस हो जाएगा सीता जा रही थी। ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों अगला देख लेते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल देख लेते हैं, अगला होगा। तो इसका सेंटेंस हो जाए सीता गई होगी। दोस्तों इसमें संदिग्धता है, कंफर्म नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल से पहचाने जाने वाला ये भूतकाल का प्रकार है। इसको बोलते हैं हेतुमद हेतुमद भूतकाल। ये किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करता है, यानी कि एक सेंटेंस से ये पूरा नहीं होता है। जैसे कि यदि सीता गई होती तो मैं आया होता। दोस्तों सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि ये किसी एक सेंटेंस से नहीं होता, क्योंकि इस पे एक और सेंटेंस जुड़ा होता है, आश्रित होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेतुमद भूतकाल। तो ये हो गया आपके भूतकाल के प्रकार। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दोस्तों चर्चा शब्द है। क्वेश्चन चर्चा शब्द का विशेषण क्या होगा? चर्चा शब्द का विशेषण, तो जो चर्चा शब्द का विशेषण होगा दोस्तों वो हो जाएगा चर्चित। तो ये रहा हमारा आज के सारे क्वेश्चंस का निचोड़ दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और कोई गलती हो गई हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।